अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से ढेर सारी सलामती हो और बरकत हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो मोहम्मद और उनकी आल और उनके असहाब पर। लो बच्चों, हाजिर हूँ मैं चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट के लेक्चर नंबर 8 के साथ। तो कल हम लोगों ने यहाँ पर एंड किया था अपने पिछले लेक्चर में, और वो थी डिस्क स्लिप पर हम लोगों ने एंड कर दिया था। ठीक है बेटा, तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 7 में हमने डिस्क स्लिप तक सारा पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने लगे हैं लेक्चर नंबर 8, और ये स्टार्ट होना है बीमारी स्पॉन्डिलोसिस से। पुत्र, स्पॉन्डिलोसिस एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर वर्टेब्रल कॉलम की जो वर्टिब्रा हैं, जो वर्टिब्री हैं, वो आपस में फ्यूज हो जाती है। आपस में फ्यूज हो जाती है। तो वो जो डिस्क की वजह से जो उनके जो जॉइंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और हड्डियां आपस में फ्यूज हो जाती हैं। और इस तरह पुत्र बिल्कुल इमोबिलिटी हो जाती है कि बैकबोन का जितना काम है वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाता है। बैकबोन जो आपको बेंडिंग मूवमेंट देती है, बैकबोन जो आपको अ, थोड़ी बहुत लेटरल मूवमेंट्स दे देती है, कुछ आप अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर सकते हो, घुमा सकते हो, वो सारी मूवमेंट्स खत्म हो जाती हैं। एंड तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? स्पॉन्डिलोसिस। याद रखें, स्पॉन्डिलोसिस में सिर्फ इतना ही आपने लिखना है कि फ्यूजन ऑफ वर्टेब्रल जॉइंट्स हो जाती है। सो इट इज़ द डिजीज विच कॉजेज इमोबिलिटी। इमोबिलिटी से मुराद मूवमेंट्स वगैरह खत्म हो जाती है, एंड फ्यूजन ऑफ वर्टेब्रल जॉइंट हो जाता है, फ्यूजन ऑफ वर्टेब्रल जॉइंट्स हो जाती है। अगली बीमारी है जी, हम लोग शियाटिका पढ़ने लगे हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि जब हर्निएटेड डिस्क मैंने कहा था ना, हर्निएटेड डिस्क जो अपनी जगह छोड़कर इर्द गिर्द के एरियाज में घुसेगी, उसको आप हर्निएटेड बोलोगे। तो जब हर्निएटेड डिस्क निकल कर बेटा, अब ये देखो, ये बैकबोन है, तो बैकबोन के ये हैं वर्टेब्रा, और वर्टेब्रा के दरमियान क्या है? ये इंटर वर्टेब्रल डिस्क है। ये मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि ये बीमारी मुझे है। प्रेशर पड़ने की वजह से कहीं दो वर्टेब्रा के दरमियान जगह कम पड़ गई, ये कंप्रेस हो गई, हड्डियां एक दूसरे की जानिब कंप्रेस हो गई। सारा बॉडी वेट किस पर पड़ा? एन्युलस पल्पोसिस पर। एन्युलस पल्पोसिस जो कि डिस्क की दरमियाना बॉल शेप्ड जगह थी अंदर को, वो उस प्रेशर ने एन्युलस फाइब्रोसिस को फाड़ा, और न्यूक्लियस पल्पोसिस बाहर को प्रोट्रूड करके बैक साइड पर मेरा बचा। या तो स्पाइनल कॉर्ड को तंग करने लगा, या फिर उससे निकलने वाली नर्व्स को तंग करने लगा, उससे निकलने वाली नर्व्स को तंग करने लगा। लो मेरा बच्चा, ये देखें, बहुत सारी नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर आपकी टांगों टांगों में जा रही। ठीक है, वो नर्व जो आपकी कोएक्सियल बोन में से, कोएक्सियल बोन के अंदर से निकल कर बटॉक से होते हुए हमारे पूरी लेग के टोज तक जाती हैं, उस नर्व को शियाटिक नर्व कहते हैं। उस नर्व को क्या कहते हैं मेरा बेटा? शियाटिक नर्व कहते हैं। तो शियाटिक नर्व जनाब ये हिप रीजन से निकलकर तो नीचे टो तक जाती है। अब अगर वो हर्निएटेड डिस्क इस शियाटिक नर्व को कंप्रेस करे, इस शियाटिक नर्व को जाकर पिंच करे, बेटा इंतहाई दर्द होती है बटॉक में, यानी कि हिप रीजन में, उसके बाद पूरी थाई में, और किसी वक्त ये दर्द तो टोज तक पहुंचती है। तो ये भी मुझे हुई हुई है। तो शियाटिक नर्व में साल में 3 दफा मुझे होती है ये शियाटिका की पेन। तो याद रखें, शियाटिका की पेन की वजह क्या है? जैसा कि मैंने अपने बच्चों को बताया कि हर्निएटेड जो डिस्क होती है, वो हर्निएटेड डिस्क जाकर अगर शियाटिक नर्व को तंग करे तो फिर दर्दें उठती हैं। किसी वक्त हर्निएटेड डिस्क बेटा टच हो के अगर वो नर्व को काट ही दे, तो रिमेंबर दैट
बटॉक से लेकर पाँव के टोज तक मूवमेंट्स जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती है मेरा बेटा, और इंसान उस टांग से लागर हो जाता है, उसको अपाहिजपन महसूस होता है कि मेरे साथ जैसे ये टांग है ही नहीं, और मोटर जो रूट है वो तो बिल्कुल ही तबाह हो जाता है कि इंसान जो है वो उसको हिला ही नहीं सकता। तो किसी वक्त टांग में नमनेस भी होती है, मतलब टांग टांग सुन्न ही रहती। डन जी। तो मैं देखता हूँ और अगर कोई हो तो ये भी हो गई, ये भी। हाँ, बच्चों ये देखो, इसमें भी ये देखें कि वो ये नर्व थी, ये डिस्क स्लिप हुई हुई है, और स्लिप होकर हर्निएटेड डिस्क ने उस नर्व पे प्रेशर डाला हुआ है। जब उस नर्व पे प्रेशर डलेगा तो बेटा ये देखो पूरी लेग में पेन होगी, पूरी लेग में पेन होगी। डन। तो ये शियाटिका की आपको डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन थी। नाउ लेट्स गो टू बुक कि हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है। कहता है जनाब, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टैबिंग पेन radiating over the course of sciatic nerve, radiating over the course of sciatic nerve. स्टैबिंग पेन, उत्तर जी, स्टैबिंग पेन का मतलब है शार्प पेन, बार बार होने वाली पेन। स्टैबिंग पेन से मुराद शार्प पेन, बार बार होने वाली पेन, बड़ी तेज पेन, रेडिएटिंग ओवर द कोर्स ऑफ शियाटिक नर्व। पुत्र, जहां जहां से शियाटिक नर्व गुजरती है वहां वहां शियाटिक नर्व के जितने मसल जो इससे अटैच हैं उन सब में पेन्स होंगी। इट रिजल्ट्स ड्यू टू द इंजरी ऑफ प्रॉक्सिमल शियाटिक नर्व। बेटा प्रॉक्सिमल कहते हैं स्टार्ट वाला सिरा। प्रॉक्सिमल किसे कहते हैं मेरा बच्चा? स्टार्ट वाला सिरा। तो ये देखो, ये इसके स्टार्ट वाले सिरा, और ये जो एंडिंग सिरा होता है उसको कहते हैं डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल कहते हैं स्टार्ट। इट रिजल्ट्स ड्यू टू इंजरी ऑफ द प्रॉक्सिमल शियाटिक नर्व, ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड, विच माइट फॉलो अ फॉल, जो कि तब शुरू होती है कि आप कहीं गिर गए हो। अच्छा, गिरने से भी अगर नर्व हिट हुई है तो वो पेन करेगी लेग में, जरूरी नहीं हर्निएटेड डिस्क इसकी वजह हो। लेकिन ब्रदर, मैंने जब अपनी तशखीस कराई थी तो मेरी हर्निएटेड डिस्क ही मुझे मुझे वो कर रही है, ये वाली पेन शियाटिका की। हर्निएटेड डिस्क भी इसकी वजह हो सकती है, या फिर इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंजेक्शन इनटू द बटॉक। अगर नर्स ने को गलत इंजेक्शन लगा दिया बटॉक में, और बटॉक में इंजेक्शन लगाते वक्त कहीं उसने हिप में बटॉक में जब इंजेक्शन लगा रही थी वो इंजेक्शन कहीं जाकर नर्व को हिट कर गया और नर्व थोड़ी सी डैमेज होगी, तो पुत्र उससे भी शियाटिका की दर्द हो सकती। तो मेरा बच्चा, शियाटिक नर्व के प्रॉक्सिमल एंड पर अगर कोई डैमेज हो गया है तो उसकी वजह से शियाटिका की दर्द होगी। उसकी वजह से किसकी दर्द होगी मेरा बच्चा? शियाटिका की दर्द होगी। तो उसकी क्या क्या वजूहात बताई हैं? फॉल, फिर मेरी वाली वजह हर्निएटेड डिस्क, ठीक है, फिर तीसरी चीज आ गई कि किसी से इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंजेक्शन हो गया इनटू द बटॉक। अच्छा, अब शियाटिक नर्व डैमेज होगी, उससे क्या होगा कि दिस में रिजल्ट इन नंबर ऑफ लोअर लिम्ब इम्पेयरमेंट। अब लोअर लिम्ब इम्पेयरमेंट से मुराद के जो लोअर लिम्ब खासकर जो पाँव वाला रीजन है वो कहना मानना छोड़ देगा, वो सही तरह यानी आपकी मोटर हरकत नहीं हो रही होंगी और दर्द भी होंगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रिसाइज नर्व रूट डैमेज, के वो कौन सा रूट डैमेज हुआ है नर्व का। तो जो प्रॉक्सिमल एंड जो सा डैमेज हुआ है उसी के डिस्टल एंड पर जो मसल का पेयर या जो मसल वो कंट्रोल कर रहा है वो मसल फिर सही तरह काम नहीं करेंगे। When sciatic nerve is completely transected, अगर sciatic nerve completely कट गई तो मेरा बच्चा द लेग्स बिकम नियरली यूजलेस।
तो जो लेग्स हैं वो नियरली यूजलेस हो जाएंगे। फिर जो पेशेंट है वो बेचारा लेग को फ्लेक्स नहीं कर सकेगा, मतलब कि वो क्रॉस लेग्ड बैठ नहीं सकेगा, अपनी लेग को बेंड नहीं कर सकता, कैन नॉट बी फ्लेक्स मतलब बेंडिंग, एंड ऑल फुट और एंकल मूवमेंट इज लॉस्ट। और इस तरह फुट पूरे पाँव की और एंकल मतलब जो गिटा है उसकी सारी मूवमेंट लॉस्ट हो जाएगी। अच्छा, अब डॉक्टर ने मुझे ये बता दिया था कि रिमेंबर दैट रिकवरी फ्रॉम शियाटिक इंजरी इज यूजुअली स्लो, और इसकी रिकवरी इनकम्प्लीट भी होती, तो ये अब आपको दर्दें लगी रही। तो मेरा बच्चा, अल्लाह पाक हमें अपनी ईमान में रखे और बड़ा एहतियात से अपनी ज़िंदगी गुजारे, वरना ये एक दफ़ा हो जाए तो फिर जाती नहीं। तब पुत्र अगली बीमारी आर्थराइटिस आ गई। हमने पढ़ा भी था कि जेनेटिक कॉज से भी हो सकती है, लेकिन बैक्टीरियल कॉज से भी हो सकती है। ठीक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आर्थराइटिस कर सकते हैं। तो अब हम इस वाले टॉपिक में हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जरिए पढ़ेंगे। आर्थराइटिस इज एन इन्फ्लेमेटरी लॉजी, इन्फ्लेमेशन हो गई है, या फिर डीजेनरेटिव मैंने आप लोगों को कल फोटोग्राफ भी दिखाई थी कि वो किस तरह डीजेनरेट होता है जॉइंट, और उसका कार्टिलेज भुर जाता है जो कि लॉन्ग बोन्स के एंड्स को कवर कर रहा होता है। सो दिस डिजीज डैमेज जॉइंट्स। उससे क्या होता है पुत्र, आर्थराइटिस में इट रिजल्ट्स इन पेन, इन स्टिफनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट। पेन, स्टिफनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट। तो ये अब जरा हम दोबारा देख लेते हैं। लो बेटो, ये था। तो ये देखो, ये जो साइनोवियल जॉइंट था इसके अंदर ये कार्टिलेज भर गई। अच्छा, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर वो इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो स्वेल हो जाती है। इसके अलावा इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या साइनोवियल जॉइंट के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो थिक हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पुत्र पेन होती है, स्टिफनेस हो जाती है, स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट हो जाती है। एक्यूट, एक्यूट कहते हैं बेटा जो होता, जो इंसान को होता है दवाइयों से ठीक हो जाता है, 2 या 3 वीक्स के लिए होता है। ठीक है ना। तो एक्यूट फॉर्म्स ऑफ आर्थराइटिस जो कि थोड़ी देर के लिए होता है, यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम बैक्टीरियल इन्वेजन। उसकी कहीं जॉइंट्स में बैक्टीरिया ने हमला कर दिया था, और फिर जब डॉक्टर उस मरीज को एंटीबायोटिक्स देता है तो एंटीबायोटिक्स खाने से वो मरीज काफी ठीक भी हो जाता है। इसके अलावा जो साइनोवियल मेम्ब्रेन थी, इसके अलावा लाइनिंग ऑफ द जॉइंट थिकनेस, यानी कि जो उसकी जो लाइनिंग थी, जो उसका फाइब्रस कैप्सूल था, या उसकी जो लाइनिंग थी अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन वगैरह डन, और फ्लूइड जो प्रोडक्शन है ये डिक्रीज हो जाती है। और क्या होगा बेटा, इन तमाम चीज़ों में इन्फेक्शन फिर क्या हो जाता है कि विच कॉन्सिक्वेंटली लीड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन, और इस तरह जॉइंट्स के अंदर इंक्रीज फ्रिक्शन हो जाती, और इंसान अपना वो फ्लेक्शन तक नहीं हो सकता, नी जॉइंट उसका कहना नहीं मानता, और अगर वो बेचारा अपनी टांग हिलाने की कोशिश करे तो फुल टाइम उसको दर्द होती। अच्छा जी, जो क्रॉनिक आर्थराइटिस है मेरा बेटा, तो पता लगा कि जो एक्यूट आर्थराइटिस है ये था एक्यूट फॉर्म्स। ठीक है, एक्यूट फॉर्म्स बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से होती हैं, और ये थोड़ी देर के लिए होती है, और आप इसको दवाइयाँ खाने से, एंटीबायोटिक खाने से ठीक कर लेते हैं। पुत्र जी, क्रॉनिक आर्थराइटिस इंक्लूड्स ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये अब इसके नेम्स हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस हमने ऊपर भी पढ़ा था। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बेटा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ना अपने ही वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो जा जाकर तो जॉइंट्स को डीजेनरेट कर देते हैं, जॉइंट्स को डीजेनरेट करते थे। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। या फिर गाउटी आर्थराइटिस भी हो सकता है जिसके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जाकर तो इन साइनोवियल जॉइंट्स के दरमियान में फंस जाती हैं और बंदे को परेशान करके रख देती हैं। तो आर्थराइटिस की कई किस्में हैं, और आपको बताया था कि आर्थराइटिस एक बड़ा वर्ड है जिसके अंदर बेशुमार जॉइंट्स की बीमारियां आ जाती हैं। ठीक मेरा बच्चा, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है, और गाउटी आर्थराइटिस भी हो सकता है, और इसके साथ ही हमारा आर्थराइटिस खत्म हुआ। मेरा बच्चा, अब जो टॉपिक शुरू होने लगा है, इट इज सो मच इम्पॉर्टेंट कि खुदा की पनाह, अल्लाह अकबर पुत्र, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई जी हड्डी टूट गई है, बोन ब्रेक हो गई है, अब उसको कैसे रिपेयर किया जाए? रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन कैसे की जाए? तो मेरा बच्चा, मैं इसकी लाइन टू लाइन आपको पढ़ाने लगा हूं, समझ लो बहुत इजी। कहता डिस्पाइट, बावजूद इसके कि हमारी हड्डियां रिमार्केबल स्ट्रेंथ रखती हैं, जबरदस्त किस्म की स्ट्रेंथ रखती हैं, लेकिन मेरा बच्चा बोन्स टूट सकती हैं, बोन्स में ब्रेक। आप लोगों की एज में, आप लोग यूथ हैं, आप लोग जवान बच्चे हैं, आपकी एज में जो फ्रैक्चर्स हैं, हड्डियों का जो टूटना है, वो उसकी वजह, हड्डी टूटने की वजह कोई ट्रॉमा हो सकता है। ट्रॉमा का मतलब इंजरी या फिर एक्सीडेंट। आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, हड्डी मुड़ गई है, हड्डी बेंड हो गई है, बेंड होने को ट्विस्ट कहते हैं। कोई ट्विस्ट आ गया है तो हड्डी कहीं बेंड हो गई है, या फिर हड्डी क्या हो गई बेटा, ब्रेक हो गई है। अच्छा, बेंड होने से दरारें आ जाती हैं, हड्डी में दरारें आ जाती हैं, डन। हड्डी ट्विस्ट करने से, या फिर हड्डी मुकम्मल तौर पर टूट गई है। और इस तरह स्पोर्ट्स की वजह से, स्पोर्ट्स इंजरीज की वजह से, या फिर ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स, मतलब बाइक पर जा रहे हैं वहां एक्सीडेंट हो गया, या फिर आप बहुत बुरा गिरे, हड्डी के ऊपर प्रेशर आया, हड्डी टूट गई। तो बेटा जवानी में ये वजूहात बन सकती हैं, स्पोर्ट्स की इंजरीज, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स एंड फॉल्स। लेकिन पुत्र मेरी एज में बोन्स बिकम थिन, बोन्स थिन हो जाती हैं, बोन्स वीक होती हैं पुत्र, बोन्स कमजोर होती हैं, एंड हेंस फ्रैक्चर्स बआसानी हो जाते हैं और अक्सर औकात होते रहते हैं। तो मुझे भी एहतियात चाहिए कि मैं, मेरा एक्सीडेंट ना हो, मैं गिरूं नहीं, मैं अपना ग्रिप वाला जूता पहनूं, ताकि मैं फ्रैक्चर से बचा रहूं। लो पुत्र, मेरे दोस्त की टूट गई हड्डी, और जब उसने 1112 को बुलाया और वो एम्बुलेंस वाले आए, तो एम्बुलेंस वालों ने पकड़कर उसको बड़ी जोर जोर से, उसके जो बाजू की जो हड्डी टूटी हुई थी, एम्बुलेंस वालों ने खींच खींच कर, क्या मेरा बेटा, एम्बुलेंस वालों ने खींच खींच कर, ओके, एम्बुलेंस वालों ने उसका बाजू खींचना शुरू कर दिया। वो बड़ा चीखा, कहना मेरी हड्डी टूटी, तुसी मेरा बाजू खींचते पे। बेटा अपने हाथों से डॉक्टर पकड़कर उस टूटी हुई हड्डी को, ये जो रेड लाइंस आप देख रहे हो, तो टूटी हुई हड्डी को कोशिश करता है कि मैं उन दोनों को रीअलाइन कर दूं। क्या कर दूं मेरा बेटा? रीअलाइन। देखो टूटने से अलाइनमेंट खराब होगी, मतलब कि वो अपनी जगह से हिल गई। तो वो कोशिश करते हैं कि बाजू को खींचकर या टांग को खींचकर या हड्डी को खींचकर ब्रोकन पार्ट्स को एक दूसरे के सामने ले आए। पुत्र इस तरह हड्डियों को एक दूसरे के सामने लाने को रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो मेरा बच्चा उसका बाजू खींच खींच के ना, तो वो हड्डी को अपने हाथों से पकड़ पकड़ कर, वो रेस्क्यू वालों को स्पेशल ट्रेनिंग्स दी गई होती हैं। तो मेरा बच्चा, फ्रैक्चर इज ट्रीटेड बाय रिडक्शन सबसे पहले, और उसके बाद उसकी रीअलाइनमेंट ऑफ द ब्रोकन बोन एंड्स। ब्रोकन बोन के एंड्स को एक दूसरे के सामने लाना है और बिल्कुल रीअलाइन कर देना है, कि जिस तरह हम लोग भी करते हैं, अगर कोई चीज टूट जाए तो उसको जोड़ने के लिए हम उसके बिल्कुल दोनों पीसेस आपस में मिलाकर, तो ऊपर को ग्लू वगैरह लगाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ये चीज कर रहे हैं तो आप भी रिडक्शन कर रहे होते हैं उस चीज की। तो मेरा बच्चा, अब देर आर टू टाइप्स ऑफ रिडक्शन। तो वो जो लड़का था, वो रेस्क्यू टीम वाला, वो उसके मुंह पर उसने थप्पड़ मारा। उसने कहा शुक्र कर पागल, हम तेरी क्लोज रिडक्शन कर रहे हैं। क्लोज रिडक्शन से मुराद कि तेरी स्किन पर हमने चीरा नहीं लगाया, तेरे मसल्स नहीं हमने खोले, हम हड्डी तक पहुंचे ही नहीं, हम तो बस खींच खींच कर हड्डी को एक दूसरे के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा बच्चा, अगर बगैर ऑपरेशन के खींचा तानी करके बाजू को खींच कर
हड्डियों को एक दूसरे के सामने लाया जाए तो वो क्लोज्ड रिडक्शन है। क्या है मेरा बेटा? क्लोज्ड रिडक्शन। और ये देखो, अगर मेरा बेटा यहाँ फ्रैक्चर हुआ हुआ है, अब अगर वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करके हड्डी के साथ हड्डी को जोड़कर, उसके ब्रोकन एंड्स को जोड़कर, और ऊपर कोई प्लेट्स वगैरह या कोई ऊपर कोई ब्रेस लगा दी है, ऊपर कोई ब्रेसेस लग गई, तो बेटा वो होती है फिर ओपन रिडक्शन। तो ओपन रिडक्शन में डॉक्टर सर्जन जो है वो ऑपरेट करके हड्डियों को एक दूसरे को सामने रखकर उन्हें जोड़ेगा। जबकि क्लोज्ड रिडक्शन में क्या होगा? क्लोज रिडक्शन में ये चीज स्किन के अंदर ही की जाएगी, स्किन को ओपन नहीं किया जाएगा, जो चीज हाथ से जुड़ती है वो जोड़ देंगे। तो मेरा बच्चा, इसकी दो टाइप्स थी रिडक्शन की। तो क्लोज रिडक्शन में द बोन एंड्स आर को एग्स, मतलब आमने सामने, बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन बाय फिजिशियंस हैंड किया जाता है। तो ये जो है वो डॉक्टर या फिर वो जो रेस्क्यूअर्स होते हैं वो अपने हाथों से कर लेते हैं। डन। जबकि मेरा बच्चा ओपन रिडक्शन में सर्जरी परफॉर्म की जाती है एंड द बोन एंड्स आर सिक्योर्ड टुगेदर विद पिन्स और वायर्स, पुत्र ब्रेसेस लगा दी जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको ये इस फोटोग्राफ में दिखाया कि ये ब्रेस लगा दी उन्होंने। ठीक ठीक है जी। तो पेन्स या वायर्स वगैरह लगा दी हैं। उसके बाद फिर बेटा उन्हें कहा जाता है कि आपने 8 से 12 हफ्ते के लिए अब आपने इसको हिलाना नहीं है, टांग या हाथ को, जहां भी हड्डी टूटी हुई हो। तो मेरा बच्चा, आफ्टर द ब्रोकन बोन इज रिड्यूस्ड इट इज इमोबिलाइज्ड बाय अ कास्ट। कास्ट वो जो ऊपर जो प्लास्टर कर देते हैं, पट्टी बांध कर ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ तो कास्ट कर देते हैं। और अगर तो वो बंदा चल फिर नहीं सकता तो या फिर उसको वो उनको खतरा होता है कि यार ये बंदा ऊपर वेट डालेगा, तो वेट डालने से क्या होगा कि ये कहीं ये पिन्स और वायर्स ये खुल ना जाए और हड्डी दोबारा अपनी जगह से मूव ना हो जाए, तो फिर दोबारा पुत्र ऑपरेशन करना पड़ता है। लिहाजा उस बंदे को ट्रैक्शन कर दी जाती है। ट्रैक्शन से इमोबिलाइजेशन, ये ट्रैक्शन आपके सामने है। ट्रैक्शन में बंदे को लिटाकर उसकी जहां पर हड्डी टूटी हुई होती है बेटा, उस हड्डी को, जिस तरह अब ये फीमर बोन में अगर फ्रैक्चर है तो बेटा उस बोन को यहाँ से बांध कर यहाँ से दे दिया गया है, उसको वेट्स डाल दिए गए, और एक यहाँ से वेट डाल दिया गया है ताकि उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े, और जो इतनी मेहनत से वो हड्डी को, इतनी मेहनत से जो रीअलाइनमेंट उसकी की हुई वो कहीं खराब ना हो जाए। तो जनाब वेट्स डालकर तो बॉडी को, यानी उसको बेड रेस्ट दे दिया जाता है उस मरीज को। तो ये जो ट्रैक्शन थी जो मैंने आपको बताई कि ट्रैक्शन में वेट्स वगैरह डालकर तो इमोबिलाइज कर दिया जाता है, और इस तरह अब अलाउ किया जाता है कि बोन अपने खुद से हील करे। अल्लाह ताला ने पुत्र हमारे अंदर हीलिंग प्रोसेस रखा हुआ है। हमारी चोट कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ठीक हो ही जाती है। डन। तो हीलिंग टाइम कितना है जी? एक नॉर्मल फ्रैक्चर का जो हीलिंग टाइम है वो 8 से 12 वीक्स है। अब 8 वीक्स कितने हो गए बेटा? 2 महीने। और 12 वीक्स कितने हो गए? 3 महीनों में हड्डी जुड़कर वो जाती है। बट इट इज मच लॉन्गर एंड लार्ज। ये काफी ज्यादा टाइम लॉन्ग हो सकता है फॉर लार्ज वेट बेयरिंग बोन्स। जिस तरह मैंने आपको बताया, कोएक्सल बोन्स हैं, यानी कि पेल्विक बोन्स हैं जिन पर वेट पूरी बॉडी का होता है, या फिर वो वाली बोन्स जिस तरह फीमोर है या टिबिया फिब्यूला है जिस पर पूरी बॉडी का वजन पड़ता है, तो उनके लिए ये टाइम जरा बढ़ भी सकता है। और पुत्र एल्डरली पीपल, जो बूढ़े लोग होते हैं जिस तरह के मैं हूँ, चूंकि हमारे अंदर पुअर ब्लड सर्कुलेशन होती है, तो हम लोगों की भी अगर हड्डी टूट गई तो वो बहुत मुश्किल से और बड़ी देर से जुड़ेगी। पुत्र जी 4 फेजेस हैं किसकी? रिपेयर प्रोसेस ऑफ द सिंपल फ्रैक्चर। अच्छा, किसी वक्त बोर्ड में सिर्फ ये फेजेस पूछ लिए जाते हैं कि वो 4 फेजेस लिख दें जो कि रिपेयर प्रोसेस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर के हैं। तो बेटा रिपेयर प्रोसेस के 4 फेजेस हैं। लो जी, द रिपेयर प्रोसेस ऑफ अ सिंपल फ्रैक्चर टेक्स प्लेस इन 4 phases.
पहला फेज है जी हीमाटोमा फॉर्मेशन। पुत्र हीमाटोमा क्या है मेरा बच्चा? हीमाटोमा है नील। आपने देखा होगा कि जब एक हड्डी टूटती है या अक्सर औकात आपको कोई, आपकी अगर कैपिलरीज बड़ी वीक है तो क्या होता है बेटा कि कोई चुटकी काट दे तो स्किन के ऊपर नीले रंग का धब्बा पड़ जाता है। वो नील जो पड़ जाता है ना, हमें कोई थप्पड़ मार दे या कोई मुक्का मार दे, अक्सर औकात लोगों को आंख पर मुक्का पड़ा होता है तो आंख के इर्द गिर्द हीमाटोमा। हीमाटोमा क्या है बेटा? हीमाटोमा ये है कि ब्लड की कैपिलरीज अगर कट हो जाए या आर्टरीज या वेन्स अगर वो फट जाए, डन, तो उसका ब्लड लीक होकर, चूंकि हमारे अंदर तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, अच्छा अगर वो ब्लड लीक होकर बाहर आ जाए तो बेटा वो, और वो वहां पर क्लॉट कर जाए तो क्लॉटेड ब्लड के मैस को, क्लॉटेड मैस ऑफ ब्लड को क्या बोलोगे बेटा? हीमाटोमा। तो जब हड्डी टूटती है तो ये पहला स्टेप है, जब हड्डी टूटती है तो हड्डी में मौजूद ब्लड वेसल्स या इर्द गिर्द की ब्लड वेसल्स कट हो जाती हैं। जब वो कट होती हैं तो अंदर से पुत्र खून निकलता है, ब्लीडिंग होती है। इस ब्लीडिंग के बाद वो क्लॉटेड मैस को क्या बोलते हैं? हीमाटोमा। व्हेन अ बोन ब्रेक्स, the blood vessels in the bone itself वो भी ब्रेक हो जाती हैं, एंड परहैप्स इन सराउंडिंग्स, और सराउंडिंग्स की भी ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाती हैं, वो फट जाती हैं, वो टॉर्न हो जाती हैं, रिजल्टिंग इन हीमोरेज। बेटा हीमोरेज से मुराद लीकिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, लीकिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल। उसके नतीजे में क्या होगा? हीमाटोमा बन जाएगा। What is hematoma? It is a mass of clotted blood. What is hematoma? It is the mass of clotted blood. तो hematoma forms at the fracture site. तो ये पहला स्टेप है मेरा बेटा। मेरा बच्चा soon after hematoma बनने के बाद bone cell deprived of food begin to die. चूंकि कैपिलरीज में ब्लड नहीं जा रहा और सेल्स तक नहीं पहुंच रहा, तो बोन के सेल्स बेचारे फूड से, ऑक्सीजन से वो महरूम हो जाएंगे। डिप्राइव्ड से मुराद महरूम हो जाना, और वो बोन के सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे। एंड द टिश्यू एट द फ्रैक्चर साइट बिकम्स स्वोलन, और फिर फ्रैक्चर साइट के इर्द गिर्द जो टिश्यू है वो बिल्कुल स्वेल्ड हो जाएगा, सूजन हो जाएगी, एंड हेंस बड़ा जबरदस्त पेनफुल ये सारा काम होगा और पेन होनी शुरू हो जाएगी। तो ये थी पहला स्टेप, हीमाटोमा फॉर्मेशन। ये देखो अब स्वेलिंग हो चुकी है, और स्वेलिंग होने के बाद इंतहाई पेन वाला मरहला शुरू हो जाएगा। लो पुत्र, अब अगला मरहला है फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन। इसको हम सॉफ्ट कैलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं पुत्र? सॉफ्ट कैलस। लो जी, सॉफ्ट कैलस या फाइब्रोकैलस कार्टिलेजिनस, फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट क्या होगा बेटा? टूटी हुई हड्डी के ऊपर एक सॉफ्ट कैलस बनना शुरू हो जाएगा। कैलस क्या होता है मेरा बच्चा? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो कि बिल्कुल नए नए बनते हैं, और वो सेल्स, जिस तरह आपको चोट लगी हो तो चोट के ऊपर ये स्किन अगर रगड़ खा जाए तो स्किन के ऊपर बेटा वो अंगूर सा नहीं आना शुरू हो जाता, कुछ स्किन कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कवर कर लेते हैं और वो बड़े सॉफ्ट से होते हैं, डन, जो कि पॉलीफैक्स लगाते वक्त भी उतर जाते हैं किसी वक्त। तो मेरा बच्चा एक सॉफ्ट कैलस बन जाएगा, बिगिंस टू फॉर्म इन 3 to 4 वीक्स। तो एक मंथ के बाद सॉफ्ट कैलस बनना शुरू हो जाता है। फिर उस सॉफ्ट कैलस में अल्लाह ताला दोबारा कैपिलरीज ग्रो करनी शुरू कर देता है, और उस हीमाटोमा में फिर कैपिलरीज ग्रो करती हैं। जब कैपिलरीज, जब ब्लड का एक्सेस होता है तो बेटा वहां जितना गंद पड़ा होता है, सेलुलर डेब्री होती है, उसकी क्लियरिंग होनी शुरू हो जाती है। फैगोसाइट्स आ जाते हैं, वो उन मरे हुए सेल्स को या गंद को क्लियर, उस डेब्री को उठाकर एनगल्फ करके तो आगे ले जाते हैं। तो जो है मेरे बच्चों, तो क्लियर अप दी डेब्री, डेब्री कहते हैं सेलुलर गंद जितना मचा हुआ होता है वो सारा निकाल लिया जाता है। उसके बाद पुत्र फाइब्रोब्लास्ट आ जाते हैं। जरा नीचे फाइब्रोब्लास्ट पढ़ लेते हैं कि ये कौन से सेल्स हैं। पुत्र जी, फाइब्रोब्लास्ट एक स्पेशल किस्म का बायोलॉजिकल सेल है जिसने आकर ना वो मैट्रिक्स बनाना है, वो हड्डियों वाला। अच्छा, हड्डियों का सेल्स का एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स बनाना है, उसने कोलेजन फाइबर बनाना है,
और इस तरह एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क मिल जाता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं एनिमल टिश्यूज का। तो बेटा फाइब्रोब्लास्ट क्रिटिकल रोल अदा करते हैं इन वुंड हीलिंग में। तो फाइब्रोब्लास्ट आर द मोस्ट कॉमन सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स। तो मेरा बच्चा फाइब्रोब्लास्ट आ जाएंगे, वो हड्डियों का मैट्रिक्स बनाना शुरू कर देंगे, कोलेजन फाइबर बनाना शुरू कर देंगे, और उसके बाद याद है ना स्टेम सेल से निकलेंगे कौन, ऑस्टियोब्लास्ट। और ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं इमेच्योर बोन सेल्स को, जो बाद में ऑस्टियोसाइट्स में चेंज हो जाएंगे, जो कि बोन सेल्स कहलाते हैं। तो मेरा बच्चा फाइब्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट माइग्रेट इनटू द फ्रैक्चर साइट एंड बिगिन टू कंस्ट्रक्ट द बोन। ला जी, और इस तरह अब बोन की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, कैपिलरीज आ गई हैं, हेमाटोमा की डेब्री सारी क्लीन हो रही है, सॉफ्ट कैलस बन गया ऊपर, और अंदर ब्लड की कैपिलरीज आ चुकी हैं, फाइब्रोब्लास्ट आकर मैट्रिक्स बना रहे हैं, एंड ऑस्टियोब्लास्ट आकर ऑस्टियोसाइट्स को बनाना शुरू करेंगे। थोड़े दिनों बाद हम देखेंगे कि वो जो सॉफ्ट कैलस था, अब वो माशाल्लाह जो कि अनडिफरेंशिएटेड था, अब वो डिफरेंशिएट हो चुका है बोनी कैलस में। किसमें मेरा बच्चा? बोनी कैलस। तो ये सारा कैलस जो है ये अब बोनी कैलस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बोनी कैलस में। लो जी, तो बोनी कैलस फॉर्मेशन में क्या होगा कि ऑस्टियोब्लास्ट आकर ऑस्टियोसाइट्स बनाएंगे, और ऑस्टियोक्लास्ट आकर अगर फाइबरस कार्टिलेजिनस सॉफ्ट कैलस में मौजूद वो कार्टिलेज के सेल्स को खाएंगे, ऑस्टियोक्लास्ट उनको खा लेंगे और उन्हें रिप्लेस करेंगे किससे? ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट्स से। ठीक है, तो बेटा दे कंटिन्यू टू माइग्रेट इनवर्ड एंड मल्टीप्लाई रैपिडली एंड ग्रेजुअली पुत्र जी सॉफ्ट कैलस विल बी कन्वर्टेड इनटू बोनी कैलस। तो वो जो सॉफ्ट कैलस होगा, वो जो सॉफ्ट कैलस होगा वो अब बोनी कैलस, तो आप देखो कि इसकी अब जो शक्ल है वो बोनी हो चुकी, तो पुत्र वो बोनी कैलस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बोन तो अंदर थी, तो ये तो सारा बोनी कैलस फालतू है। तो जी हाँ मेरा बेटा, बोनी कैलस से अगला स्टेप जो है ये फालतू चीजों को यहाँ से खत्म करना है, और सिर्फ उतना ही हिस्सा छोड़ दिया जाएगा जो कि बोन के लिए नीडेड है, जो कि बोन के लिए नीडेड है। लो जी, बोन फॉर्मेशन begins 3 to 4 weeks after the injury and continues until the firm bony union is formed। और इस तरह एक मजबूत बोनी यूनियन एंड पर कितने पुत्र 2 to 3 months लग जाते हैं, तो वो अपना बोनी यूनियन हो जाती है, और उसके बाद फिर रीमॉडलिंग होती है। रीमॉडलिंग में मैंने आपको बताया कि जिस तरह आप देख रहे हो कि यहाँ पर फालतू बोनी कैलस है, तो हमें इतनी चौड़ी बोन तो नहीं ना चाहिए, तो वो जो फालतू बोनी कैलस है वो सारा अल्लाह ताला की तरफ से खत्म होना शुरू हो जाता है, और सिर्फ बोन वाला ही रह जाता है। और एक वक्त आता है कि इतना सब कुछ ये झड़ने के बाद बोन ऐसे हो जाती है जैसे कभी टूटी ही नहीं थी। ये मेरे अल्लाह ताला की कुदरत है मेरा बच्चा, कि आफ्टर सेवरल मंथ्स बोनी कैलस इज रीमॉडल्ड। अच्छा, इसमें सेवरल मंथ्स लगते हैं, याद रखें कि 2 to 3 months में बोनी कैलस बन जाएगा, बोन तो जुड़ जाएगी, लेकिन मेरा बच्चा सेवरल मंथ्स, कई मंथ्स लग जाते हैं किस में? रिमूविंग ऑफ द एक्सेस मटेरियल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बोन, जो कि एक्सेस मटेरियल आ गया था। और फाइनली माशाल्लाह जब डॉक्टर कहता है कि जी 6 months बाद या 8 months बाद आपने दोबारा आकर मेरे पास इसका एक्सरे लेकर आना है, तो फाइनल स्ट्रक्चर of the remodeled area simply resembles that of the original unbroken bone। वो लगती है कि बिल्कुल कोई unbroken bone है। so because it responds to the same set of mechanical stimuli, अल्लाह ताला अंदर नर्व्स भी ले आता है, अल्लाह ताला अंदर वो भी ले आता है बेटा वेसल्स, और पूरी बोन वैसे ही हो जाती है जैसे कभी टूटी ही नहीं थी ना मेरा बच्चा। इसके साथ ही आज का लेक्चर मेरा बच्चा खत्म हुआ। ठीक है, अपने सर अफजल को इजाजत दीजिए। अल्लाह करीम की ताकत मेरे बच्चों के साथ हो, और ढेर सारे अच्छे अच्छे मार्क्स आए आप लोगों के। खुदा हाफिज। अल्लाह पाक हमेशा मेरे बच्चों के साथ हो और उनकी हिफाजत करे। जीते रहिए।